जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। देखिए, आज हम सेकंड बुक जो कि आपकी 12वीं क्लास की है, 12वीं क्लास की बुक सेकंड के सिलेबस की चर्चा करेंगे। बुक सेकंड जो है, उस बुक का नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये हमारे बुक का नाम है जो कि 12th क्लास की सेकंड बुक के रूप में। देखिए, इसमें कुल मिला के आपके 5 इकाइयों के अंदर इस सिलेबस का डिवाइडेशन किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकाई फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट इकाई में लेसन नंबर पहला अपना है। फर्स्ट लेसन जो है वो है जनसंख्या से संबंधित, जिसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि। ठीक है, मुख्य तौर से जनसंख्या जो है उसमें वितरण के बारे में, घनत्व के बारे में, वृद्धि, और एक बिंदु और है वो है संगठन। इन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे इस सिलेबस के अंतर्गत कि इन टॉपिकों में किन किन चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वितरण की। वितरण का तात्पर्य होता है फैलाव। ठीक है, फैलाव मतलब आपकी जनसंख्या का जो फैलाव है वो किन कारणों की वजह से होती है। जनसंख्या का फैलाव भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या अन्य कई कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके भारत के अंदर जनसंख्या का फैलाव एक जैसा नहीं होता। जैसे कि उदाहरण के तौर पे सर्वाधिक जो जनसंख्या भारत के अंदर है वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा आपके नीचे की साइड जाते हैं तो तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ये ऐसे कुछ राज्य है जहाँ पे जनसंख्या का अनुपात भारत की जनसंख्या का कम से कम 76% जनसंख्या यहीं पे निवास करती है। इसके ठीक विपरीत हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की या जम्मू कश्मीर की या उत्तराखंड की। वहां पर 0.98, 0.11 या 0.83% के आसपास जनसंख्या निवास करती है। तो ये स्थिति फैलाव की जो कि असमान रूप से बतलाता है। मतलब हम इस वितरण के अंदर जनसंख्या के फैलाव को पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है घनत्व। घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति, इसे हम कहते हैं घनत्व। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि भारत के अंदर 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये 2011 का आंकड़ा है। अब इसमें असमानता कैसे, जैसे कि आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो वहां पर 9,294 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो इस बिंदु के बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आता है आपके जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, ये कहलाता है जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा के बारे में जो मैंने बताया, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जनसंख्या की वृद्धि की कुछ प्रावस्थाएं हैं, मतलब कि किस समय में जनसंख्या की स्थिति कैसी रही। उदाहरण के तौर पे जैसे कि 1901 से लेकर 1921 की बात करूं तो आपकी जनसंख्या की स्थिति बिल्कुल निम्न स्तर पर जनसंख्या में वृद्धि हुई। अगर मैं 1921 से लेकर 1951 की बात करूं तो जनसंख्या बिल्कुल स्थिर रही। 1951 से लेकर 1981 की बात करूं तो जनसंख्या भारत के अंदर विस्फोटक रही, और 1981 से बाद में और अब तक जनसंख्या में तीव्र वृद्धि चलती रही। ऐसी अवस्थाएं जो होती है इसे कहते हैं वृद्धि, मतलब जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाएं। तो इसका अध्ययन भी इस टॉपिक के अंतर्गत हम करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जनसंख्या संगठन की। ये जनसंख्या संगठन जो है, इस जनसंख्या संगठन में हम अध्ययन करते हैं गांव, ग्रामीण व
नगरीय संगठन की बात करेंगे, जिसके अंदर गांव और नगर के बीच में अंतर को स्पष्ट करने वाले जो बिंदु होंगे उसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा संगठन में हम भाषाई संगठन के बारे में बात करेंगे कि हमारे भारत देश में कितनी भाषाएं बोली जाती है, कहाँ कहाँ बोली जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे धार्मिक संगठन के बारे में बात करेंगे, हमारे देश में कितने धर्म वाले लोग, मानने वाले लोग उपस्थित है। इसके अलावा हम श्रमजीवी संगठन के बारे में बात करेंगे, जिसमें श्रमिकों के बारे में अध्ययन करेंगे, कितने प्रकार के श्रमिक होते हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया। इस प्रकार से हम इस लेसन नंबर पहले का अध्ययन इन टॉपिकों के आधार पे करेंगे। इसके बाद में आता है लेसन नंबर 2। देखिए लेसन नंबर 2 जो है वो है प्रवास से संबंधित। प्रवास, इसके प्रकार, ठीक है, प्रवास किसे कहते हैं, प्रकार बताइए कितने प्रकार के प्रवास होते हैं, प्रवास किन कारणों की वजह से होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा प्रवास से होने वाले परिणाम के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए प्रवास जो है, प्रवास का मतलब होता है जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, प्रवास कहलाता है। प्रकार, प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, अप्रवास, उत्प्रवास। कारण क्या है, कारण कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि भौतिक कारण हो सकता है, रोजगार हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, या फिर राजनीतिक कारण हो सकता है। कई कारणों की वजह से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, ठीक है। परिणाम मतलब जब व्यक्ति प्रवास करता है तो उससे क्या क्या परिणाम निकल के आते हैं, चाहे वो आपके आर्थिक से संबंधित हो, पैसा कमाने से संबंधित हो, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित। जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा तो उस स्थान पे जनसंख्या वृद्धि करेगा, तो उससे संबंधित। सामाजिक परिणाम का तात्पर्य होता है, जैसे मान लो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो अपने साथ कुछ संस्कृतियां भी लेके जाता है। वहां पर संस्कृतियों को, दूसरे देश की या दूसरे क्षेत्र की संस्कृति को समझने में, उसकी बोलियां समझने में, उसकी समझ को समझने के अंदर ऐसे प्रवास के परिणाम निकलते हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय जो प्रवास का परिणाम है, जैसे कि पर्यावरण से संबंधित मतलब प्रदूषण से संबंधित है। जनसंख्या जहाँ बढ़ेगी वहाँ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ेगा। इस प्रकार से हम परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा एक बिंदु और इसके अंदर मुख्यतः प्रवास की धारा, ठीक है, धाराएं होती है। प्रवास कहाँ से किधर जाता है, मतलब जैसे गांव से गांव जाता है, गांव से नगर जाता है, नगर से नगर जाता है, या नगर से गांव की ओर आता है। तो इस प्रकार से धाराओं का वर्णन भी इसमें करेंगे। तो कुल मिला के प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के प्रकार, उसके कारण, उसके परिणाम और प्रवास की धाराओं का वर्णन हम इस लेसन नंबर 2 के अंदर करेंगे। इसके बाद में आता है लेसन नंबर 3। देखिए लेसन नंबर जो 3 है ये संबंधित है मानव विकास से। देखिए मानव विकास का तात्पर्य मतलब गुणात्मक परिवर्तन से है। जैसे कि हमने पिछले आपके सिलेबस में भी मैंने मानव विकास से संबंधित टॉपिक का वर्णन किया था कि मानव का विकास तात्पर्य गुणात्मक में परिवर्तन या उस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं से होती है। लोगों को अधिक से अधिक विकल्प मिल सके, उस आधार पर विकास को देखा जाता है। अब विकास को हम HDI मतलब ह्यूमन आपका मानव विकास सूचकांक के आधार पर इस मानव विकास को भारत के अंदर सुनिश्चित करेंगे। जैसे कि HDI मानव विकास सूचकांक जो है वो हमें नंबर देता है 0.602, ठीक है, ये हमें नंबर दिया है कि हमारा जो भारत का नंबर है वो 0.602 के ऊपर है। और इस नंबर पे हमें पता चलता है कि हमारा मानव विकास मध्यम वर्ग का है, मतलब मध्य मानव विकास की श्रेणी में आते हैं, मानव विकास की श्रेणी में हम आते हैं, ठीक है। ये हमें HDI के माध्यम से पता चलता है। अब ये हमें मानव विकास का आधार हमें मध्यम मानव विकास में क्यों रखा, इसके कुछ आधार होते हैं, कुछ बिंदु होते हैं, जैसे कि आर्थिक आधार पर, ठीक है, या इसके अलावा आप कह सकते हो स्वस्थ जीवन के आधार पर, या फिर आपके सामाजिक सशक्तिकरण के आधार पर, सामाजिक सशक्तिकरण के आधार पर। कैसे? आर्थिक के आधार पे तो हम बताएंगे, जैसे कि समाज के अंदर उत्पादन कैसा है, कल्याण की स्थिति है कि नहीं, सकल घरेलू उत्पादन कैसा है। इसके अलावा
प्रति व्यक्ति आय कैसी है, इस आधार पर मानव का विकास का सूचकांक निकाला जाता है। स्वस्थ जीवन का तात्पर्य होता है रोग पीड़ा से मुक्त जीवन, ठीक है, या कह सकते हो स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर मौजूद होनी चाहिए, तो विकास की श्रेणी में आएंगी। सामाजिक सशक्तिकरण का तात्पर्य होता है समाज शक्तिशाली हो, उसमें गरीबी, उसमें भुखमरी, उसमें निरक्षर, आपकी अशिक्षा, ऐसी स्थिति वहां पर ना हो, अज्ञानता ना हो, ऐसी स्थिति में मानव विकास निकाला जाता है। तो कुल मिला के हम इस टॉपिक में लेसन नंबर 3 में मानव विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आता है अपना इकाई नंबर 2। देखिए इकाई 2 लेसन नंबर 4। इकाई 2 और पाठ अपना है 4। देखिए लेसन नंबर 4 क्या कहता है, मानव बस्ती से संबंधित ये लेसन है, मानव बस्तियां। इस मानव बस्ती के अंदर मानव बस्ती की परिभाषा, मानव बस्ती क्या होती है, मानव बस्ती होती है व्यक्तियों का जो समूह, झुंड जब एक स्थान पर निवास करता है उसे मानव बस्ती कहते हैं। मानव बस्ती के प्रकार, मानव बस्ती कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की बस्ती होती है, एक ग्रामीण बस्ती होती है और एक नगरीय बस्ती होती है। ग्रामीण बस्ती के अंदर ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्ती की बात करें तो इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि अर्धगुच्छित बस्ती, गुच्छित बस्ती, पल्लीकृत बस्ती, परिक्षिप्त बस्ती, ठीक है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। नगरीय बस्ती के अंदर हम पढ़ेंगे प्राचीन नगर, ऐसे नगर जो 2000 वर्ष पुराने हों, ठीक है, जैसे कि वाराणसी है, प्रयागराज है, ऐसे कई जो नगर है। इसके अलावा आपके मध्यकालीन बस्तियां, जैसे कि रजवाड़ों के समय या उस टाइम पे नगर किलों का निर्माण हुआ, महलों का निर्माण हुआ। और एक होता है आधुनिक बस्ती जो नगर के अंतर्गत ही आता है, जैसे कि अंग्रेजों के ज़माने में या यूरोपीय कालीन के समय जो जैसे कि सूरत है, दमन है, गोवा है, ऐसे नगरों का निर्माण हुआ है। ऐसे नगरों का वर्णन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों का वर्णन इसके अंतर्गत करेंगे। अब नगरीय बस्ती और भी है, जैसे कि आकार के आधार पर वर्णन करेंगे। नगर आकार के आधार पर होते हैं, जैसे कि 1 लाख से अधिक जो क्षेत्र होते हैं वो नगर की श्रेणी में आते हैं। 10 लाख 50 लाख 10 से 50 लाख जो जनसंख्या वो महानगर की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा आपके 50 लाख से अधिक जनसंख्या जहाँ रहती है उस मेगा नगर की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा आपका मेगा नगर और महानगर जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उसे नगरीय संकुल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम इसको डिवाइडेशन करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर नगरों की बात करें तो नगरों का प्रकात्मक वर्गीकरण भी होता है, जैसे कि प्रशासन आधार पर नगर, ठीक है, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, पर्यटन नगर, शैक्षणिक नगर, छावनी नगर, और इसके अलावा आपके धार्मिक सांस्कृतिक आधार पर नगर। ऐसे कई भागों में नगरों का विभाजन हम इसके अंतर्गत करेंगे। कुल मिला के बात ये हो गई कि आपको इस मानव बस्ती के अंदर ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का वर्णन हम इसके अंतर्गत करेंगे, जो कि हम जब लेसन चालू करेंगे तो इसमें इसके अंतर्गत बताएंगे। इसके बाद में आता है लेसन नंबर 5। देखिए लेसन नंबर जो 5 है वो है भू संसाधन तथा कृषि। भू संसाधन तथा कृषि। देखिए भू संसाधन तथा कृषि के अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करेंगे, पहला सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे भू उपयोग, ठीक है। भू उपयोग मतलब जमीन का उपयोग का वर्गीकरण करेंगे हम। मतलब जमीन का वर्गीकरण मतलब आपकी जमीन का जो आप उपयोग करते हो वो कितने भागों में बांटा है, जैसे कि वनों के अधीन भूमि रहती है, गैर कृषि कार्यों के अंतर्गत। गैर कृषि कार्य कौन से होते हैं, जैसे जहां पर कृषि पैदा नहीं की जाती, जैसे कि भवन, विद्यालय, शैक्षणिक संस्थाएं, ऐसी चीजें। बंजर भूमि के रूप में, स्थायी चरागाह के रूप में, फलों, उपवनों, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, बस्ती या परती, पुरातन क्षेत्र या निवल बोया क्षेत्र के रूप में भूमि का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भू उपयोग में परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से भूमि के उपयोग में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं उसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा साझा संपत्ति, ठीक है, संसाधन का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। वही साझा संपत्ति संसाधन होते क्या है, ठीक है। इसके अलावा हम भारत में कृषि का उपयोग के बारे में बात करेंगे। भारत में कृषि उपयोग का
अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कितने प्रकार की कृषि होती है, कृषि के प्रकार। अब कृषि के प्रकार आप सब जानते हैं, कई प्रकार की कृषि होती है, जैसे कि हम गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कई प्रकार की दालें जैसे कि चना, अरहर, तोरैया, सरसों, मूंगफली, कपास, जूट, गन्ना, चाय, कॉफी, ऐसी कई प्रकार की कृषियों का अध्ययन हम कृषि के प्रकार के अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा भारत में जो कृषि का विकास हुआ है उसकी कैसी रणनीति अपनाई है भारतीय लोगों ने, इसके अलावा प्रौद्योगिकी तकनीकी के बारे में, और इसके अलावा सबसे अहम बिंदु कृषि की समस्याओं का अध्ययन भी इसके अंतर्गत हम करेंगे। ठीक है, ये हमारा लेसन नंबर 5 होता है और ये इकाई आपकी बताना भूल गया मैं, इकाई 3 का ये पार्ट है। ठीक है, अब आता है लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 जो है वो जल संसाधन से संबंधित है। ठीक है, जल संसाधन का तात्पर्य क्या होता है? जल संसाधन मतलब आपके कितने प्रकार के जल संसाधन है, जैसे कि 3 प्रकार के जल संसाधन है। 3 प्रकार मतलब जैसे कि धरातलीय, भूम, ठीक है, लैगून, पश्च जल क्षेत्र क्या अध्ययन इसके अंतर्गत हम करेंगे। ठीक है, धरातलीय, भूम, लघु, पश्च जल क्षेत्र, ऐसी चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे कि वह धरातलीय आपके जल संसाधन कौन से होते हैं, जमीन के अंदर संसाधन कौन से होते हैं, लैगून, पश्च जल संसाधन कौन से होते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जल की मांग, उसका उपयोग, जल प्रदूषण, जल की समस्याएं, उसका संरक्षण, उसका प्रबंधन कार्य, प्रबंधन जैसे कि पुनः चक्रण विधि कौन सी है, जल संभर क्या होता है, वर्षा संग्रहण क्षेत्र क्या होता है, ऐसी कई प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन हम इस जल संसाधन के 3 प्रकार के बिंदु जो आपके सामने दिए हो इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आता है लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 जो है वो है खनिज ऊर्जा संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन। देखिए, खनिज और ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहले तो खनिज की परिभाषा के बारे में कि खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे खनिज के प्रकार, पढ़ा होगा आप लोगों ने, खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। इसके अलावा आपके खनिजों के प्रकार के बाद में आपका क्या बोलते हैं इसको, किस प्रकार के खनिज, जैसे कि परंपरागत खनिज होते हैं, अपरंपरागत खनिजों के बारे में हमने अध्ययन किया है। परंपरागत खनिज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक खनिज जिसे बोलते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त हो, जो निश्चित हो, जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, लोहा है, बॉक्साइड है, तांबा है, ठीक है, और गैसीय स्थिति जो होती है वो परंपरागत और जो सीमित होते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम अपरंपरागत जो स्रोत होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, नाभिक ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा, इन सभी चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। ठीक है, खनिज संसाधन के अंतर्गत। इसके अलावा हम बात करेंगे खनिज संसाधन के संरक्षण की, कि किस प्रकार से खनिजों को हम सुरक्षित कर सकते हैं, वो किस प्रकार से करेंगे, उसका अध्ययन भी हम इस खनिज और ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हम करेंगे। कुल मिला के बात ये हो गई कि हमें इस लेसन नंबर 7 में खनिज और ऊर्जा संसाधन के प्रकार, उनके संरक्षण, उनकी परिभाषाएं, उनके वितरण क्षेत्र, कहाँ कहाँ पर खनिज फैला हुआ है, ऊर्जा संसाधन उपस्थित है, इसका विस्तृत रूप से वर्णन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो ये आपके 7वां लेसन हो गया। अब आता है 8वां लेसन जो है वो है विनिर्माण या निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग, देखिए, निर्माण उद्योग की बात करें तो निर्माण उद्योग में सबसे पहले हम बात करेंगे उद्योगों की, कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। उद्योग आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर उद्योगों का वर्णन किया गया है, मतलब उद्योगों के प्रकार हो गए एक तरीके से। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे उद्योगों की स्थिति, मतलब आपके उद्योग कहाँ पनपते हैं, उनके विकास के कुछ आधार बिंदु होते हैं, जैसे कि कच्चा माल है, शक्ति के साधन है, बाजार है, परिवहन है, श्रम है, और औद्योगिक नीतियां हैं, सरकारी नीतियां, इन सभी चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मुख्य उद्योगों की,
आपके मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं? जैसे कि मुख्य उद्योग है जैसे कि लोहा है, कारखाने, लोहा कारखाने उद्योगों की बात करेंगे, इसमें टिस्को, इसको, मिस्को, ऐसी विश्वेश्वराय, ऐसी कई संस्थाएं आपकी उद्योगों की मौजूद है भारत के अंदर। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योगों का वर्णन करेंगे, सूती वस्त्र मिलों के बारे में बताएंगे, कपास और इसके अलावा कच्चा माल कहाँ से आता है, चीनी उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, ज्ञान आधारित उद्योगों का वर्णन इसके अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के बारे में। इसके अलावा औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन, इससे विनिर्माण मतलब निर्माण उद्योग के अंतर्गत हम करेंगे। तो मतलब आपको इसमें उद्योगों के बारे में बतलाना है, ठीक है। ये लेसन नंबर 8 तक आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में बात करते हैं लेसन नंबर 9 की, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। पार्ट 9। लेसन नंबर 9 जो है वो आपका है भारत के संदर्भ में नियोजन, ठीक है। भारत के संदर्भ में नियोजन व सतत पोषणीयता। देखिए, भारत के संदर्भ में सतत नियोजन व सतत पोषणीयता का तात्पर्य क्या होता है, पहले समझिए। नियोजन का तात्पर्य होता है किसी कार्य को करने से पहले एक रूपरेखा तैयार करना, उसे नियोजन कहते हैं। सतत पोषणीयता का अर्थ होता है कि संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग करना, जिससे आने वाली भावी पीढ़ी के अंदर हम संसाधनों को छोड़ सके, आने वाली पीढ़ी के लिए। अब इसके लिए पहले तो नियोजन और सतत पोषणीयता की परिभाषा इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, क्या होता है, जो मैंने अभी बताया आपको। इसके अलावा हम बात करेंगे सरकार के द्वारा किस प्रकार से नियोजन कार्य किया जा रहा है, सतत पोषणीयता का कार्य किया जा रहा है। अब ऐसे कार्य जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर आपका कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि जहाँ पे जनजातियां निवास करती हैं उनके लिए कुछ करना है, ठीक है। इसके अलावा आपका सूखा क्षेत्र, जहाँ पे सूखा है, जहाँ पे बंजर भूमि है, जहाँ पे उत्पादन की कमी है, तो वहाँ पर ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं नियोजन से संबंधित। इसके अलावा जनजातियाँ, जो पिछड़ी जनजातियाँ होती है, वहाँ पर भी ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनको, उनके उत्थान के लिए। तो इस लेसन में हम आपके भारत देश के अंदर सरकार के माध्यम से नियोजन और सतत पोषणीयता, नियोजन मतलब किसी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करता है भारतीय सरकार, और सतत पोषणीयता मतलब सरकार के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा संसाधनों का ठीक प्रकार से उपयोग कर आने वाली पीढ़ी को संसाधन मुहैया करवाना। तो इन दोनों बिंदुओं का अध्ययन के साथ में सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, सूखा क्षेत्रों में और जनजातीय क्षेत्रों में, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत हम करेंगे। इसके बाद में आता है आपका चौथा इकाई, आपकी चौथी इकाई है, और चौथी इकाई का लेसन नंबर 10 की बात करेंगे। लेसन नंबर 10 जो है वो है आपका परिवहन और संचार। परिवहन और संचार। देखिए, परिवहन एवं संचार क्या होता है। परिवहन आप सब जानते ही हैं, परिवहन व्यक्ति को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना होता है तो परिवहन का उपयोग किया जाता है। परिवहन भी तीन प्रकार के होते हैं, जल परिवहन, स्थल परिवहन, वायु परिवहन। स्थल परिवहन का डिवाइडेशन 3 भागों में किया गया है, आपके सड़कों के द्वारा, रेल मार्गों के द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा। इसके अलावा आपके जल परिवहन की बात करेंगे तो समुद्री मार्गों की बात करेंगे, और अगर वायु परिवहन की बात करेंगे तो वायु मार्गों का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करेंगे। इसकी ये तो वही परिवहन की बात। अब बात करते हैं संचार की। संचार का तात्पर्य होता है सूचनाओं का आदान प्रदान। सूचनाओं का आदान प्रदान उपग्रहों के माध्यम से, टेलीविजन, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इन सभी चीज़ों का अध्ययन अब इस दोनों बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद में आता है लेसन नंबर 11। इस लेसन नंबर 11 का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप सब जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में होने वाले व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। इस व्यापार का इतिहास बंदरगाह है, मतलब पत्न, ठीक है, जहाँ पे माल को उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, उसे आपको पत्न कहा जाता है। जैसे कि कोलकाता पत्न है, हल्दिया पत्न है, ठीक है, ऐसे मुंबई पत्न है। ऐसे पत्नों का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते
प्रारूप का अध्ययन, मतलब किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बदल रहा है, उसका अध्ययन इस लेसन के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद में आता है अपना लेसन नंबर 12। लेसन नंबर जो 12 है वो है भौगोलिक मुद्दे और समस्या। ये अपनी इकाई 5वीं इकाई है, भौगोलिक मुद्दे व समस्याएं। ये इकाई अपनी है 5। ठीक है। भौगोलिक मुद्दे और समस्याओं का तात्पर्य होता है आपके क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की समस्याएं, क्या क्या मुद्दे हैं, जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण से संबंधित प्रदूषण, ऐसी कई प्रकार की समस्याएं आपके मौजूद होती है, पर्यावरण से संबंधित, समाज से संबंधित। इसके अलावा बस्तियों के अंदर किस प्रकार की समस्याएं मौजूद होती है, इन सभी बिंदुओं का अध्ययन इस भौगोलिक मुद्दे और समस्याओं के अंतर्गत करेंगे। कुल मिला के बात यहाँ पर हम प्रदूषण का अध्ययन सर्वाधिक करेंगे, जैसे कि जल, वायु, ध्वनि, पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के और उन समस्याओं से उत्पन्न होने वाले मुद्दे और उन समस्याओं का निदान, उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। ऐसे कुल मिला के अपन इन 12 लेसनों का अध्ययन अपन ने इस सिलेबस के अंतर्गत किया। ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है, ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है जो कि सिलेबस से संबंधित था, जो मैंने आपको पाठ्यक्रम की चर्चा के रूप में बताया। और ये बुक सेकंड भी कंप्लीट होती है जो कि भारत, लोक और अर्थव्यवस्था से संबंधित था। आज इस वीडियो तक हमने 12वीं क्लास के सिलेबस के बारे में पूर्णतः पढ़ लिया है, 11 और 12। अब तक मैंने जो वीडियो डाले हैं 11वीं और 12वीं की चारों बुकों का मैंने सिलेबस पाठ्यक्रम का विस्तृत वर्णन आपको मैंने करके बताया। अब मैं एक एक लेसन को तरीके से पढ़ाकर आपको समझाऊंगा कि लेसन नंबर 1 में, जैसे कि मैंने आपको टॉपिक बताया बार बार, इन टॉपिकों का अध्ययन हम किस प्रकार से करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।